हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज मैं बात करूंगा भगत सिंह की, जिन्हें शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1907 में लेयालपुर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। यानी लेयालपुर पहले लाहौर में पड़ता था। माता इनकी विद्यावती थी और पिता किशन सिंह थे। बचपन से ही ये अंग्रेजों के खिलाफ थे। लाहौर में ही एक स्कूल था जो कि अंग्रेजों का था, जिसमें भगत सिंह ने एडमिशन नहीं लिया। इन्होंने आर्य समाजी माहौल में पढ़ना शुरू किया, जो कि उस समय दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल नाम से प्रचलित था। शुरू से ही भगत सिंह इतना तेज थे पढ़ने में कि बचपन में ही लगभग 50 से अधिक किताबें अपने कोर्स से हटके पढ़ डाली। यार, यहाँ तो हम लोगों से अपना कोर्स तक खत्म नहीं होता और भगत सिंह ने 50 किताबें अपने कोर्स से हटके पढ़ डाली। सोचने वाली बात है कि भगत सिंह बचपन में कितना तेज रहे होंगे पढ़ने में। जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भगत सिंह उस समय मात्र 11 से 12 साल के थे। अब आप लोग ही सोचकर बताइए, उस समय अगर आप लोग होते तो क्या करते? शायद डर के घरों में छुपे रहते, लेकिन भगत सिंह डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भगत सिंह 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए और वहां जाकर जब उन्होंने देखा तो लाशों का ढेर लगा हुआ था और कुछ लोग तो पास के कुएं में कूद गए थे, क्योंकि जनरल डायर ने चारों तरफ से निहत्थों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। भगत सिंह वहां से खून से सनी मिट्टी घर लेकर आए और घर में लाकर उसे एक बोतल में भर के रख दिया। हर रोज सुबह सुबह वे इस बोतल को देखा करते थे। जब कोई उनसे पूछता कि ये मिट्टी क्यों देखते हो तुम रोज, क्यों आखिर देखते हो ये मिट्टी, क्या राज है इस मिट्टी में, तो भगत सिंह केवल एक ही बात कहा करते थे कि ये मिट्टी नहीं है, ये मेरे देश के शहीदों का खून है, जिसका बदला मैं अंग्रेजों को भगा कर लूंगा, जिसका बदला मैं अंग्रेजों से जरूर एक दिन लूंगा। जब इनके पिता खेती किया करते थे तो भगत सिंह अपने पिता से पूछा करते थे कि आप ये आम की गुठली क्यों बो रहे हैं, इससे क्या होता है? तो इनके पिताजी जवाब देते थे, इसमें आम फलेगा और एक आम की गुठली से बहुत सारे आम हो जाएंगे। तो 12-13 साल का बच्चा उस समय क्या सोचेगा? उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रहा था कि मैं बंदूकें बो दूंगा और इतनी बंदूकें बो दूंगा, इतनी बंदूकें बो दूंगा, इतनी बंदूकें आ जाएंगी कि हम अंग्रेजों को खदेड़ देंगे, भगा देंगे अपने देश से। मैं एक एक क्रांतिकारी के हाथ में बंदूकें दे दूंगा। भगत सिंह को उस समय लगता था कि अगर हम जैसे आम की तरीके बंदूक बो दें तो बंदूक भी बहुत ढेर सारे हो जाएंगे, क्योंकि 12-13 साल का बच्चा और सोच क्या सकता है इससे ज्यादा। 1920 के आसपास गांधी जी लोगों की आवाज बन चुके थे। यानी गांधी जी को लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा था। गांधी जी कहा करते थे, मैं बिना लड़े गोरों को यहां से भगा दूंगा। वे कहते थे अहिंसा परमो धर्मः। इसके लिए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम उन्होंने असहयोग आंदोलन रखा। उन्होंने कहा केवल अंग्रेजी सामान का बहिष्कार कर दो, ये अंग्रेज खुद ही देश छोड़कर चले जाएंगे। गांधी जी के इन बातों से भगत सिंह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी असहयोग आंदोलन ज्वाइन कर लिया। इसी समय चौरा चौरी नाम का एक स्थान जो कि गोरखपुर में अब पड़ता है, वहां पे 1922 में भगत सिंह करीब 14 साल के रहे होंगे। उन्होंने एक पुलिस थाने के सामने जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अंग्रेजी सामान को जलाने लगे और अंग्रेजों यहां से भागो, अंग्रेजों यहां से भागो, जोर जोर से नारा लगाने लगे, जिससे वहां पर प्रदर्शन में पुलिस वाले आ गए, जिसका थानेदार गुप्तेश्वर सिंह था। आके प्रदर्शनकारियों को यह प्रदर्शन बंद करने के लिए कहने लगा, लेकिन भगत सिंह और प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिसके कारण गुप्तेश्वर सिंह ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे कई प्रदर्शनकारी मारे गए। जिससे गुस्साई भीड़ ने भी पुलिस वालों पर हमला कर दिया और थाने को आग लगा दी, जिसमें करीब 17 पुलिसकर्मी की उसी थाने में जलकर मृत्यु हो गई। इस कांड से गांधी जी बहुत आहत हो गए। उन्होंने कहा, यार मैंने तो असहयोग आंदोलन चलाया था कि बिना हिंसा के हमें आजादी लेनी थी, परंतु गांधी जी इस हिंसा से आहत होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। भगत सिंह का यह मानना था कि अगर यह असहयोग आंदोलन वापस नहीं हुआ होता, अर्थात चलता रहता, तो उसी समय देश आजाद हो गया होता। असहयोग आंदोलन के वापस होने के कारण भगत सिंह और उसके साथी परेशान हो गए। इसलिए भगत सिंह ने अपना एक अलग दल बना लिया और बोले, अब लड़ना होगा, अब लड़ने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अहिंसा से कभी आजादी नहीं मिल सकती है। अब लड़ने के लिए बंदूकें और बम की जरूरत थी और बम और बंदूकें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसीलिए इन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूट लिया। इसलिए अंग्रेजी शासक ने अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया। लेकिन फिर भी भगत सिंह टूटने के लिए नहीं बने थे। भगत सिंह तो केवल तोड़ने के लिए बने थे, वो कभी टूट नहीं सकते। और ये हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल जी की एक ही बात याद किया करते थे, सरफरोशी
उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये लाला लाजपत राय से मिले और लाला लाजपत राय के कहने में आ गए, जिससे साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे लाला लाजपत राय को कई चोटें आई और अस्पताल में इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर आजाद, ये चारों लोग लाला लाजपत राय की मृत्यु से बहुत आहत हो गए, जिससे इन्होंने सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। उस समय मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई अंग्रेजी शासक सुन नहीं रहा था, इसलिए भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ ले लिया और एक बम भी अपने साथ ले लिया और असेंबली सेंटर पहुंच गए। खाली जगह ढूंढी और बम फेंक दिया। इस बम से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार थर्रा गई, जिससे डरकर ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी। भगत सिंह भी मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमकर फांसी पर लटक गए। मुझे आज गर्व है कि मैं ऐसे देश में हूं जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने हंसते हंसते मौत को अपने गले लगा लिया। लेकिन आज के नेता को अपना पेट भरने से फुर्सत ही नहीं है। आज के नेता गरीबों के पैसों से विदेशों में जाके अय्याशी कर रहे हैं। यार, इन नेताओं के लिए हम क्या कहें। ऐसे नेताओं को तो फांसी दे देनी चाहिए या फिर चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। हम और हमारा देश भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों को याद करता है और याद करता रहेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।